guys, welcome back to my channel Toppers Point. Hope you all liked my first video in which we have discussed about the section number 1 of the French Revolution. So let's start this video with section number 2 of French Revolution. First topic is the outbreak of the revolution. Outbreak of the revolution का मतलब होता है कि revolution शुरू हुआ कैसे था. On 5th May 1789, Louis XVI called for an assembly of the Estates General to pass the proposals for new taxes. हमने सेक्शन नंबर 1 में ये पढ़ा था कि न्यू टैक्सेस पास होने वाले हैं. लुई 16 नए टैक्सेस पास करने वाला है. तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि वो नए टैक्सेस पास हुए कैसे थे. 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई एस्टेट्स जनरल की, यानी कि तीनों एस्टेट्स के कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो कि मिलकर न्यू टैक्सेस के प्रपोज़ल को पास कर सकें. फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के कुछ कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए, यानी कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों के आए. बट थर्ड एस्टेट वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ. उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई क्योंकि उनके यहाँ के पीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन को एंट्री मना कर दी थी कि वो नहीं जा सकते असेंबली में. उसके बाद थर्ड एस्टेट के मेंबर्स जो वहाँ पर गए, बहुत एजुकेटेड मेंबर्स गए थे वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पे जाके ये डिमांड किया कि हमें इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए जैसे कि फ़र्स्ट और सेकंड एस्टेट वालों को मिल रहे हैं. लेकिन लुइस 16 ने उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया कि आपको इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे. अब जब उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए उस असेंबली से वॉक आउट हो गए, वहाँ से बाहर आ गए. अगला टॉपिक है नेशनल असेंबली ऑफ द थर्ड एस्टेट. अब जब उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट हो गया तो अब उन्होंने सोचा कि हम एक असेंबली बना लेते हैं अपनी. अब हम ये पढ़ेंगे कि वो असेंबली कैसे बनी और उस असेंबली ने क्या काम किया. ऑन 20th जून 1789 को थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो असेंबली में गए थे, वो सारे वर्सेलीज़ के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए और वहाँ पे उन्होंने गैदर होके क्या किया, उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया कि हम एक नेशनल असेंबली हैं. फिर उन्होंने डिसाइड किया, अब नेशनल असेंबली बनी है तो वो कुछ काम भी करेगी. अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए, जिसमें उनका मेन मोटिव था कि हमें मोनार्च की पावर्स को लिमिट करना है. यानी कि मोनार्च होता है किंग, हमें किंग की पावर्स को लिमिट करना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी किंग कहे सिर्फ वही होता रहे. वो ये चाहते थे कि सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलें, सबको फ्रीडम टू स्पीच होना चाहिए, सब अपने 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 जो भी उनके प्रपोजल्स हैं वो रख सकें. वो ये चाहते थे. अब रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड एस्टेट के, अब नेशनल असेंबली बनी है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे जो उनके हेड होंगे. तो उनके हेड थे, दो हेड थे उनके, एक था मिराबियो और दूसरा एबेसिसिस. मिराबियो जो था वो नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था. नोबल फैमिली होती है जैसे कि क्लर्गी, यानी उनको मतलब बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले होते हैं. लेकिन मिराबियो जो था वो नोबल फैमिली में बॉर्न होने के बाद भी उसने कभी भी फ्यूडल प्रिविलेजेस को एक्सेप्ट नहीं किया था. फ्यूडल प्रिविलेजेस होती हैं जो बाय बर्थ मिली होती हैं प्रिविलेजेस, जैसे क्लर्गी को मिल रखी थी कि वो कभी भी टैक्स पे नहीं करेंगे, ये उनकी बाय बर्थ मिली हुई प्रिविलेज थी. मिराबियो नोबल फैमिली में बॉर्न होने के बाद भी उसने प्रिविलेजेस को एक्सेप्ट नहीं किया. और जो एबेसिसिस है वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट था और उसने एक पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट. अब असेंबली बन गई, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए. अब हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ बेस्टाइल में. हमने सेक्शन नंबर 1 में ये पढ़ा था कि ब्रेड के प्राइजेज़ राइज़ हो रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, जहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था बेस्टाइल में. बहुत ही बैड वेदर कंडीशन थी जिसकी वजह से फ्रांस में हार्वेस्ट जो था ब्रेड का वो बहुत ही अफेक्ट हुआ और ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए. बहुत ही देर लॉन्ग आवर्स तक लॉन्ग क्यूज़ में खड़े रहने के बाद बेकरी के बाहर बहुत ही ज़्यादा एंग्री वुमेंस का क्राउड जो था, उन्होंने उस शॉप पर रेड डाल दी.
उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत ही गुस्से भरा क्राउड 14 जुलाई 1789 को, बहुत गुस्सा था लोगों में ब्रेड के प्राइसेस हाइक को लेकर, इसीलिए उन गुस्से में आकर लोगों ने क्या किया, पूरा बेस्टाइल डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जैसे जैसे कंट्री साइड यानी कि नेबरिंग कंट्रीज़, जैसे जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ में ये रूमर्स फैलने लगे, विलेज टू विलेज ये बातें पता चलने लगी कि लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, यानी कि लॉर्ड्स ऑफ द मैनर होते हैं जो ज़मींदार होते हैं, इन्होंने हायर कर लिया बैंड्स ऑफ ब्रिंगैड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए राइप्स क्रॉप। बैंड्स ऑफ द ब्रिंगेड्स होते हैं जैसे एक गैंग का मेंबर होना जो गलत काम करते हैं, उनका मेंबर होना। अब जैसे ये रूमर फैलने लगा कि सारी राइप क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं और बेस्टाइल पे अटैक हो गया है, तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने चैट्यूज़ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया फ्रांस में। चैट्यू होते हैं महल, फ्रांस में बहुत सारे जो महल थे उन पे पीजेंट्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और पीजेंट्स ने क्या करना शुरू करा, द पीजेंट्स लूटेड होर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज। पीजेंट्स ने होर्डेड ग्रेन्स, जो ग्रेन्स स्टोर करके रख रखी थी, उनको लूटना शुरू कर दिया और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स सारे जला दिए जिनमें रिकॉर्ड बन रखे थे कि किसने कितना ड्यू पे करना है या किसने कितना ड्यू रिसीव करना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए पीजेंट्स ने। ड्यू टू ऑल दीज अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स मूव टू द नेबरिंग कंट्रीज़। बहुत सारे नोबल्स जो थे, जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, ये सारी लड़ाई झगड़े को देखकर वो बहुत सारे जो नोबल्स थे वो नेबरिंग कंट्री में मूव कर गए, वो यहाँ से चले गए। अब हमने पढ़ना है कि एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, वो कैसे एंड हुई धीरे धीरे। अब जैसे जो लुई 16 है उसने देखा कि रिवॉल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नेशनल असेंबली के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लूँगा। उनकी पावर्स जो हैं, जो जो उन्होंने मांगा है, मैं उनके बारे में सोचूंगा और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करूँगा। अब इन्होंने क्या किया, लुई 16 ने बोला कि ठीक है, मैं नेशनल असेंबली का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब नेशनल असेंबली का प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में एक नया लॉ पास हुआ जिसमें फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ा लॉ था। सबसे पहले फ्रांस में ये लॉ पास हुआ कि हम फ्यूडल सिस्टम, यानी कि बाय बर्थ दी हुई प्रिविलेजेस और बाय बर्थ दी हुई टैक्सेस के अगेंस्ट लॉज, जैसे कि आप टैक्स पे नहीं करोगे या आप बाय बर्थ टैक्स पे करोगे, ये सारी प्रिविलेजेस को हटा दिया गया। जो क्लर्गी के मेंबर्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी सारी प्रिविलेजेस छोड़ दें, कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अब। और जो टिथ्स थे उनको अपनी सारी लैंड्स छोड़नी पड़ी, और जितनी भी ये लैंड्स इनके अंडर थी, जो इनको बाय बर्थ मिल रखी थी, वो सारी लैंड कैप्चर कर ली गवर्नमेंट ने। और ये जब ये लॉ पास हुआ और गवर्नमेंट ने ये सारी लैंड्स कैप्चर करना शुरू किया, तो गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स की गवर्नमेंट के पास एसेट्स एक्वायर हो गई। जो लुई 16 की ट्रेजरी एम्प्टी हो रही थी और उसने ये बोला था कि मैं टैक्सेस बढ़ाऊंगा, और ये लॉ पास होने के बाद उसकी ट्रेजरी भर गई, क्योंकि इतने सारे जो क्लर्गी को बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिली हुई थी वो ख़त्म हो गई सारी। अब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्पेशल प्रिविलेजेस एंड हुई, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनेगा, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। नेशनल असेंबली ने अपना ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन का 1789 में। हमने पढ़ा था कि नेशनल असेंबली बनी है और उन्होंने डिसाइड करा है वो फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, जिसमें कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि वो मोनार्च की पावर्स को लिमिट करेंगे। वही यहाँ पे है कि उन्होंने पूरा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बना के कंप्लीट कर लिया 1791 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। अब क्या हुआ, उन्होंने ये लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो पावर्स हैं वो सिर्फ मोनार्च के हाथ में नहीं होंगी, वो सेपरेट हो जाएंगी बिटवीन द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों के बीच में पावर्स डिवाइड हो जाएंगी, 3 पार्ट्स होंगे गवर्नमेंट के।
द चेंज ऑफ पावर्स मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब जैसे जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा था कि पावर्स डिवाइड हो जाएंगी, मोनार्च के हाथ में सारी पावर्स नहीं होंगी, मोनार्च की कुछ लिमिटेड पावर्स होंगी। तो जब ये सब कुछ आया तो फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इस डायग्राम से शायद आपको समझ आ जाए कि कौन लोग वोट कर सकते थे और कैसे पावर्स डिवाइड हुई थी। सबसे पहले इसमें देखो पैसिव सिटीज़न और एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं। पैसिव सिटीजन्स वो होते हैं जिनको वोटिंग राइट्स नहीं होते, और एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जिनको वोटिंग राइट्स होते हैं, जो वोट कर सकते हैं। एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो जुडिशरी के जज के चूज़ करने के लिए वोट कर सकते थे, और किसको वोट कर सकते थे, इलेक्टर्स के लिए वोट कर सकते थे। यानी कि लेजिस्लेटर बनने के लिए सबसे पहले इलेक्टर बनना पड़ता था। तो एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो वोट करते थे कि इलेक्टर्स चूज़ करने के लिए, और फिर वो जो इलेक्टर्स बनते थे वो जो इलेक्टर्स थे वो वोट करते थे नेशनल असेंबली का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, अब हमारा जुडिशरी बन गया, लेजिस्लेटर बन गया। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में आते हैं किंग्स और मिनिस्टर्स। जो किंग है वो नेशनल असेंबली को कंट्रोल करता था, और नेशनल असेंबली जो है वो मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती थी। पूरा सिस्टम इंटरलिंक्ड था, किसी भी एक के हाथ में पावर्स नहीं थी, सारी पावर्स डिवाइड हो चुकी थी। द लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या लॉज नेशनल असेंबली ने पास किए। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द लॉज वर टू बी मेड बाय द नेशनल असेंबली। लॉ बनाए नेशनल असेंबली ने। असेंबली में द असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। असेंबली जो थी वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई, जैसे कि एक्टिव सिटीजन्स ने वोट किया इलेक्टर्स के लिए, और फिर उन इलेक्टर्स ने वोट किया असेंबली मेंबर्स बनने के लिए। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो आपको मतलब सेक्शन नंबर 2 पूरा समझ आ गया कि कैसे फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना, क्या क्या लॉज पास हुए, और कैसे पावर्स डिवाइड हुई। इसमें भी यही है। अब हम लास्ट है हमारा हाइलाइट्स ऑफ द चेंज सिस्टम। अब सिस्टम चेंज हुआ है तो उसके कुछ हाइलाइट्स भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या था। मेन हु वर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, वही सारा जो हमने उस चार्ट में पढ़ा, जो 25 ईयर्स से ऊपर की एज है, अबव 25 ईयर्स, जो टैक्सेस पे करते हैं इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबरर्स वेज, उनको स्टेटस दे दिया गया कि वो एक्टिव सिटीजन्स हैं और वो वोट दे सकते हैं। और बाकी जितने भी मेन बच गए और सारी वुमेन्स, उन सबको पैसिव सिटीजन्स का नाम दे दिया गया। इलेक्टर बनने के लिए और मेंबर बनने के लिए एक आदमी को हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स बनना था, यानी कि अगर वो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स के अंडर आता है, वो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता है, तभी वो एक इलेक्टर क्वालिफाई हो सकता है और उसके बाद मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, वरना नहीं। अगला पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो अपनी कुछ बातें रखेंगे जो जो वो चाहते हैं। तो वो क्या चाहते थे, कुछ राइट्स डिक्लेयर हुए, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब इक्वल हैं, कि ये नहीं कि वो क्लर्गी से बिलोंग करता है तो उसे कोई सज़ा नहीं होगी अगर वो गलत काम करेगा, तो सबको सज़ा होगी जो भी गलत काम करेगा। लॉ के अंडर सब इक्वल है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, यानी कि सबको अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब बोल सकते हैं, सब अपना अपना पॉइंट प्रेजेंट कर सकते हैं। और राइट टू लाइफ, सबको लाइफ का अधिकार है। दीज वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल राइट्स। ये जो राइट्स हैं इनको नेचुरल राइट्स डिक्लेयर कर दिया गया कि ये नेचुरल राइट्स हैं, ये वो राइट्स हैं जो सबको मिलेंगे, और ये स्टेट की ड्यूटी बन गई कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, सब को लेकर कि ये राइट सबको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, कोई इनको एबॉलिश तो नहीं कर रहा किसी के लिए, ये सब कुछ स्टेट की ड्यूटी बन गई। तो बस हमारा सेक्शन नंबर 2 यहीं पे ख़त्म हो गया। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रिवॉल्यूशन शुरू कैसे हुआ था,
नेक्स्ट हमने पढ़ा नेशनल असेंबली कैसे बनी थर्ड एस्टेट की और उनके लीडर्स कौन कौन थे। फिर हमने पढ़ा बेस्टाइल में रिवॉल्ट स्टार्ट कैसे हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पेशल प्रिविलेजेस जो थी वो कैसे एंड हुई और फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। इसके बाद हमने पढ़ा नेशनल असेंबली ने क्या क्या लॉज पास करे और जो सिस्टम चेंज हो गया उसके क्या क्या हाइलाइट्स थे। बस सेक्शन नंबर 2 यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन नंबर 3 समझाऊंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिलती रहे। थैंक यू।